Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is me, Aliza Fatima, and today we'll be continuing our lessons of error correction. First off, we have done the subject verb agreement, and that topic comprises of the two videos. If you want to watch them, you can watch them on the YouTube channel. I'll link them down below this video. And today we'll be starting off with the different rules of verb. So let's start. We'll be studying the verb according to error correction, how different mistakes are done by students in the passage while they're correcting that passage. The verb. ठीक है. So verb को मैं थोड़ा सा define कर लेती हूँ यहाँ पर. Definition. Verb is doing of some action. The doing of some action is known as verb. Verb is doing of some action. ठीक है. Now we'll be starting off with the first rule. Rule number 1. Focus on the verb form. Focus on the verb form. For example, examples आ जाती हैं इसके साथ. The verb like do, does, did, with, would, shall, should, can, could, may, might. ठीक है. The words. Sorry, verbs लिखना था यहाँ पे. The verbs like do, does, did, with, shall, should. It's not with, it's will. Will, should, would, and then we have can, could, may, might, etc. May, might, etc. Take base form of verb. Do you guys know what base form of verb is? अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हमारा इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव की हमने पीछे वीडियोस में बात की थी कि इन्फिनेटिव जो होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है और ये हमारा आज नाउन एक्ट करता है. ठीक है. तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव भी कहते हैं. अगर आपको इन्फिनेटिव पे और कुछ समझना है तो आप जाके इन्फिनेटिव वाली वीडियो देखें. उसमें जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल तीनों बहुत अच्छे एक्सप्लेन हुए हैं और साथ उनकी डिफरेंसेस भी बताए हुए हैं. ठीक है. अब इसकी एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. ये ऐसे कोई इतना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना खास समझ आया होगा. हम एग्जाम्पल लेते हैं ना तो फिर आपको समझ आती है. इसके अंदर ही let me change the color. He does possess a big house. तो यहाँ पर हमारा क्या आया है? कोई बताना चाहेगा? Anyone? चले मैं बता देती हूँ. यार थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें. हमारा ऊपर ये सामने डज लिखा हुआ है. हमने कहा whenever these words are used in the sentence we'll use a base form of verb या infinite bare infinitive. सॉरी मैंने यहाँ पे infinitive लिख दिया. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब bare infinitive होता है. आई एम सो सॉरी, पीछे मैं थोड़ा सा गलत बोल गई हूँ. तो bare infinitive लिखना था, इसमें यहाँ गलती है. ठीक है. अब हमने जब ये वर्ड्स देखे तो हमने उनको देखते ही कहा कि इसके साथ ये जो वर्ब है इसके साथ हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं. इन्फिनेटिव. ठीक है. अब इसका ये रूल नंबर ए है, पार्ट ए है. रूल 1A. इसका है रूल 1B.
that is in the same way, the helping verb like is am are, like is am are, was were has have had be etc. इसके साथ अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सेम हम लोगों को जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम, ये सारी एग्जांपल्स हैं, सॉरी यहाँ से इज एम आर हैड हैव बी हैड बी, ये सारी एग्जांपल्स हैं, जब भी हमें सेंटेंस में नजर आए तो विल प्रिडिक्ट के सेंटेंस में हमारा इनके फौरन बाद विल बी यूजिंग अ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, हमारे जैसे इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है, इट्स जस्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आपको यहाँ से दो चीजें पता चल गई कि बेयर इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। whenever we have helping verb in a sentence is am are was were have had be, then we'll be using a bare infinitive right after these helping verbs। ठीक है, ये एक बेयर इन्फिनेटिव को अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे whether a verb is बेयर इन्फिनेटिव और नॉट। तो ये सबसे पहले इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन आ गई बेयर इन्फिनेटिव की, साथ हमने दूसरी बेयर इन्फिनेटिव की आइडेंटिफिकेशन ये पढ़ी कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, डू, डज, डिड, इनके साथ we always use the base form of verb that is known as the bare infinitive। हमारे पास दो आइडेंटिफिकेशंस और bare infinitive आ गई। नेक्स्ट अप अब हम लोग बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में डिफरेंस देखना है तो हमारी एक वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने। यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव पर सिर्फ मैं एक बात बताती हूँ जिससे हमें पता चलता है कि एक वर्ड जो है बेयर इन्फिनेटिव कब होता है। हाँ जी, ये आ गया। हम कहते हैं ये है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और ये है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा ये है कि जिस जिस के बेयर इन्फिनेटिव होंगे, जो जो वर्ड एज बेयर इन्फिनेटिव एक्ट करेगा तो उसकी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ऐसा फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ टू लगे तो वो सेंस दे, अगर टू ना लगे, टू लगे और वो सेंस ना दे तो फिर वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं होता है। हम इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि किल। तो किल को हम लोगों ने चेक करना है whether this word is bare infinitive or not। हम इसको चेंज करके फुल इन्फिनेटिव में चेक करते हैं कि ये टू किल बनता है। यस, एब्सोल्युटली। सारा वांट्स टू किल हर ब्रदर। तो यहाँ पर ये जब इसकी फुल इन्फिनेटिव बन जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने जो बेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं वो सही है। अब हम लोग दूसरा बेयर इन्फिनेटिव एक है इज के अंदर क्या होता है, ये भी एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो हम इसको भी तो बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर टू इज तो होता नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सॉरी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए हम लोग अपना ऐसे वर्ड्स को बेयर इन्फिनेटिव को चेक करने के लिए हम लोग ये वाली एक टेक्निक लगाते हैं, और पीछे हमने दो रूल्स पढ़े। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने और भी काफी चीजें अपनी उस वीडियो में लिखी हुई है, अगर आपने दोबारा रिवाइज करनी है तो आप रिवाइज करने हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा रिविजन मांगते हैं। रूल नंबर 2, after linking verb, adjective is possible after action verb, adverb is not possible, is possible, sorry, adverb
अभी मैं ये सारे sentences लिख दूं, then I'll be explaining कि ये क्या मैं लिख रही हूँ. Adverb is not possible after linking verb. Adjective is not possible after action verb. यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि whenever a linking verb is spotted in the sentence, उसके अंदर हम लोग उसके बाद एक adjective यूज करते हैं. तो अगर हम उसके बाद adjective यूज करते हैं, so we cannot use an adverb. तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, adverb is not possible after a linking verb. और दूसरा हमारे पास ये है कि whenever we see or spot an action verb in the sentence, always it is followed by an adverb. तो यहाँ पर adverb आता है, तो अगर वो वहाँ पर adverb आता है तो उसके बाद adjective नहीं आ सकता. That is totally wrong. तो यही बात मैंने इस sentence में लिखी है. I hope this rule is clear. और हम linking verb को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स करते हैं. Linking verb. नो कॉन्टिन्यूस होता है इनका, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं होता, मतलब ing फॉर्म नहीं बनती लिंकिंग वर्ब्स की, और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता. ठीक है, इसको यहाँ पर उर्दू में लिख लेते हैं. जहाँ कुछ चीजें ना बीच में आप उर्दू में लिख लिया करें, ताकि आपको अगर इंग्लिश वाली बात याद ना रहे ना, तो आपको याद रहता है कि हाँ पूरा लेक्चर तो मैंने इंग्लिश में नोट किया था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो था वो मैंने उर्दू में लिखा था. तो इसलिए मैं ना ये चीजें याद करने के लिए कभी कभार बीच में उर्दू यूज कर लेती हूँ. एक्शन ना हो, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज क्यूट. हमने शुरू में ये बहुत दफा एग्जाम्पल डिस्कस किया, आई गेस इस तरह डिस्कस की, आई एम क्यूट. तो उसमें क्या होता है, क्यूट की हमने बात की थी, ये कॉम्प्लीमेंट है. तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है. तो एडजेक्टिव से पहले हमारे पास क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गया. ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखते हैं. आई हैव अ बुक. ठीक है, अब यहाँ पर बुक जो है, ये हमारा ना हमारे पास ये एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है. ठीक है, तब इसीलिए ये जो है हमारा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है हैव. और एक और बात मैंने ऊपर लिखी थी कि अब आप पता है इसमें क्या कंफ्यूजन होती है. मैंने ये बात लिखी ना जहाँ पे एक्शन ना हो, तो वो सब कहते हैं कि इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये हैव एज अ वर्ब यूज हो रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. इसलिए नहीं होता क्योंकि एक और बात लिखी थी कि उनका कॉन्टिन्यूस नहीं फॉर्म होता. तो ये तो नहीं होता ना, आई हैविंग अ बुक. तो जब इसका इस वर्ब का कंटिन्यूअसली पॉसिबल होता, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है. नेक्स्ट इसकी रूल की एग्जांपल करते हैं. फिर इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ये लिंकिंग भी नहीं है, हेल्पिंग भी नहीं है, फिर ये कौन सा होगा? मैंने हेल्पिंग की तो बात नहीं की. मैंने कहा कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग तो है. लेकिन हेल्पिंग में भी तो हमारे पास ये नहीं होता कि जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा हो. तो वो तो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है ना. तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब तो नहीं है, तो ये हैव जो होता है यूजुअली हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है. लेकिन जब ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा होता है, तब भी ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है. अब आप इसको मेन वर्ब तो कह नहीं सकती, कह सकती हो कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. मेन वर्ब तो शॉर्ट शॉर्ट एक्शन होता है ना. अब ये मेन वर्ब तो हो नहीं सकता, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा. ठीक है, चलिए ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू. यू वेलकम. यहाँ पर वो यू लुक स्मार्ट.
अब यहाँ पर हम लोगों का स्मार्ट जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब होता है। इसका कॉन्टिन्यूस भी बच सकता है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हो गया ये, इसका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अंदर एक और पार्ट है, द सेंसुअल वर्ब्स। Sensual verbs are those verbs that are used to identify or are used for the senses of a man. For example, sight है, touch है, smell है, and to our left कौन सी रह गई है, hair है, and one more, तो taste। ठीक है, इनके लिए जो verbs यूज होते हैं like, touch, smell, sight, taste, and touch here, इनके साथ क्या होता है, the sensual verbs acts as linking verbs. The yogurt tastes sweetly. The yogurt tastes sweetly. ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, चलें इसको देखते हैं। ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि हमारा जो इनह्यूमन होता है उसके साथ हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं यूज करते, और जो ह्यूमन होता है उसके साथ हम एडवर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे शी सिंग्स स्वीटली, लेकिन द योगर्ट टेस्ट स्वीटली नहीं होगा, द योगर्ट टेस्ट स्वीट। यहाँ पर अगर स्वीटली लगाएंगे तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये इनह्यूमन है। ठीक है, और अब ये वाला भी हो गया। इसके अंदर अब एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू कर लेते हैं। पास्ट पेपर एमसीक्यू, they felt badly while leaving their friends. They felt badly while leaving their friends. So, any one of you, can you guys answer this question? What is the mistake in the sentence? यार मुझे बड़ी नींद आ रही है, प्लीज ना सुलाओ, कोई तो बोल दे। Anyone please, for my sake. अच्छा चले, कोई मसला नहीं, शायद कोई मसला आ रहा है इसलिए हो रहा है। अब हम लोगों ने सेंसुअल वर्ब्स की बात की थी। टच की जगह फील भी हो सकता है, तो ये फेल्ट, ये सेंसुअल वर्ब आ गया। सेंसुअल वर्ब के बाद हमने कहा कि हमारे पास एडवर्ब नहीं आता, यहाँ पे बैड आना चाहिए था। while leaving their friends, ये गलती आ गई हमारी। यार देखिए ना, हमने यहाँ पर कहा कि सेंसुअल वर्ब्स जो है वो लिंकिंग वर्ब्स की तरह आते हैं, और ऊपर हमने बात की थी लिंकिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिर्फ एडजेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब तो आ नहीं सकता। ठीक है, ये जो हमने इनह्यूमन ह्यूमन वाली बात की है, ये एक एक्सेप्शन है कि हम लोग स्वीटली जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन दो वो जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है, और ह्यूमन क्वालिटी में सिंग्स जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर टेस्ट जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। तो मैं बात करी थी सिंग की, कि सिंग जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो उसके बाद हम लोग एडवर्ब यूज कर सकते हैं ओनली व्हेन दैट quality is of an
ऑफ अ ह्यूमन, सॉरी, तो लिंकिंग वर्ब आ गया यहाँ पर। लेकिन हम लिंकिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली एडवर्ब नहीं यूज कर सकते फॉर इन ह्यूमन क्वांटिटीज। सही है। उसके बाद हम लोग रूल नंबर, आई होप इट्स क्लियर, आज खामोशी से लग रहा था कि समझ नहीं आई, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया। आज तो लगता है मैं सो जाऊं। यार वो मेरा नेट चला गया था इसलिए मुझे पहले समझ नहीं आई थी, तो अब आ गई है। अच्छा ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, gerund, ओके, इसको मैंने gerund यहाँ पता नहीं क्यों लिख दिया गलती से। तो आफ्टर sensual verbs both ing and bare infinitive are possible. सेंशुअल वर्ब्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, तो इसके ऊपर एग्जांपल लिखते हैं। बोथ बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव लिखना था। बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव एंड सेकंड थर्ड, ये तो सब कुछ लिखना था, कुछ भी नहीं लिखा बीच में। बेयर इन्फिनेटिव आर पॉसिबल, सही लिखा था यहाँ पर। फिर है however, full infinitive or second third form, second third and second form can never be used, can never be used। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग पहले इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा कि आप लोग खुद थोड़ा सोचें, तो समझ ही नहीं आई, तो अब हम पहले अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। ये कहता है कि सेंशुअल वर्ब्स हमें जब भी सेंटेंस में नजर आए तो उनके बाद या तो आईएनजी फॉर्म दैट इज जेरेंट यूज हो सकता है, या फिर बेयर इन्फिनेटिव यूज हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है। However, full infinitive or third second form cannot be used by after a sensual verb. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। I could hear her laughing. अब यहाँ पर her laughing भी आ सकता है और laugh भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी ये दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास I could hear her to laugh नहीं आ सकता। हमारा laugh नहीं आ सकता। ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म लाफ की दोनों सेम होती है, रेगुलर वर्ब है। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। I saw him crossing the road. सेंशुअल वर्ब आ गया। सेंशुअल वर्ब की वजह से या तो बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकता है, फुल इन्फिनेटिव भी हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं इसका। अगर हम आई सॉ हिम क्रॉस द रोड होगा और आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड होगा, तो इसका थोड़ा सा ना मीनिंग चेंज होगा। जैसे कि इसका मीनिंग इस तरह चेंज होगा कि आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो था ना, ये फुल ऑब्जर्वेशन को करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब आए जो बंदा है ना, ये वाला बंदा, ये रोड के पास बैठा हुआ था, was sitting near the road, और उसने एक्सक्यूज मी, वो रोड, आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो रोड के पास बैठा हुआ था और उसने ना इस लड़के को रोड पूरी क्रॉस करते हुए देखी। लेकिन जब हम क्रॉसिंग यूज करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि ये जो बंदा है
ये रोड क्रॉस कर रहा था और उसने इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन को करता है, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन को डिपिक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन क्या मतलब ये कि ये जो आय है ये रोड के पास से गुजर रहा था और उसने इस लड़के को देखा कि ये रोड क्रॉस कर रहा था। अब इसने देखा नहीं कि उसने रोड क्रॉस पूरी की भी, या वो बीच में मर गया, या वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट के लिए हम लोग क्रॉसिंग यूज करते हैं और फुल ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेकिन एलिसा लिख तो हम दोनों सकते हैं ना, लिख दो गलत तो नहीं होगा? लिख दोनों सकते हैं, गलती नहीं होगी। लेकिन ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि कभी आप कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो और आपने कोई वर्ड्स यूज करने हो जो इस तरह हो कि सेंसुअल वर्ब के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है या हमने जेरेंड यूज करना है, तो हमें पता तो हो कि हम लोग किस तरह क्या बात कर रहे हैं, कि हमारे रीडर को क्या समझ आएगी। ठीक है। रूल नंबर 4, जी ठीक है। वी कैन नॉट यूज प्रोग्रेसिव। अच्छा भाई, मुझे कोई बताए एनीवन कि प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होता है? वी कैन नॉट यूज प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस, Excellent. कंटिन्यूअस टेंस। Progressive tense with the verb smell, sorry, when the subject is not the doer of the action. We cannot use progressive continuous tense with the verb smell when the subject is not doer of the action. My mother, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको। इसमें यह है कि स्मेल जो है इसकी हम कभी भी प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूस स्मेलिंग कभी भी नहीं यूज कर सकते जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। माय मदर इज कुकिंग फूड एंड द फूड इज स्मेलिंग डिलिशियस। तो यहाँ पर ये स्मेलिंग नहीं होना चाहिए, इसकी जगह स्मेल्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सब्जेक्ट है शी इज नॉट एक्चुअली द डूअर ऑफ द एक्शन। सॉरी, ये तो एक्चुअल सब्जेक्ट है इस पार्ट का जो खाना पका रही है, लेकिन ये माए जो है सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर खाना पका रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है स्मेल के साथ तो कोई काम नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्मेल वर्ड जो है वो हमारा डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर स्मेलिंग जो है वो हमारा स्मेलिंग नहीं आएगा, स्मेल्स यूज होगा। नेक्स्ट, ये वाला रूल हमने पहले भी किया था, अब ये रिपीट होगा। बेयर इन्फिनिटिव के अंदर जो बेयर इन्फिनिटिव के रूल्स हमने किए थे उसके अंदर मैंने ये रूल किया था, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये कॉजेटिव वर्ब वाला है। कॉजेटिव वर्ब, when x causes some action to y, we call it a causative verb. Note, okay, so we're left with 10 minutes. तो अब ये हमारा लास्ट रूल होगा, और लास्ट चलो कोशिश करते हैं हम कंप्लीट कर लें। नोट ये है कि अब आप नोट कर लें, ऑल कॉजेटिव वर्ब्स इन इंग्लिश टेक फुल फॉर्म। कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं टेक फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव
infinitive in English. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एक्सेप्ट, सारे जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा फुल फॉर्म देते हैं, एक्सेप्ट हमारा होता है मेक, लेट और हेल्प. इनके साथ हमारा जो होता है बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है. तो अगर आपके मेक, लेट या हेल्प के बाद कभी भी फुल फॉर्म लगी हो तो वो गलत होती है. ठीक है. I let him drive my car. I let him drive my car. तो यहाँ पर let जो है वो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव यूज हो रहा है. अगर कोई और होता, कोई पॉजिटिव वर्ब होता तो उसके बाद फुल फॉर्म आती, जैसे my brother pushed me to open the door. तो ये पुश जो है ये एक पॉजिटिव वर्ब है और उसके साथ टू ओपन द डोर आ रहा है, तो इसीलिए वो हमारा बेयर इन्फिनिटिव, ऐसा बेयर इन्फिनिटिव है जो फुल फॉर्म लेता है. माय ब्रदर पुश्ड मी टू ओपन द डोर. pushed is the पॉजिटिव वर्ब एंड ये जो है इसकी वजह से यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव है. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ ये 3 ऐसे इन्फिनिटिव्स हैं जिनके साथ हम ऐसे पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है. इनके अलावा इंग्लिश में सारे पॉजिटिव वर्ब्स के बाद हम लोग फुल इन्फिनिटिव यूज करते हैं. रूल नंबर 6 एंड दिस विल बी आवर लास्ट रूल ऑफ टुडे. और वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. आफ्टर had नॉन लिविंग थिंग आएगी तो थर्ड फॉर्म यूज होगी. जैसे कि I had my car polished. I had my car polished. ठीक है. यहाँ पर had जो है उसके बाद नॉन लिविंग थिंग आई, तो नॉन लिविंग थिंग की वजह से यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गया. ये भी हमने बेयर इन्फिनिटिव वाली टॉपिक में किया हुआ है उसके रूल्स में, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको खत्म कर रही हूँ. इसका दूसरा पार्ट भी है. सब्जेक्ट के बाद had आए, उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब आए, फिर हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है. तो यहाँ पर है I had Ali wash/washing my car. तो जल्दी से कोई बता दे. एनीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. I'm waiting for your responses. Wash. हाँ करेक्ट. हम लोगों का had जो है, had के बाद हमारा had से पहले सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद had है, had के साथ ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ had जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और हमारे ये वाले रूल्स कंप्लीट हो गए. और if anyone has any kind of question you can ask me right now. I'm waiting for 1 minute. समझ आ गई है? Any question, any point that you want me to repeat? Lisa, sensual verb वाला आप repeat कर देंगी please. Okay. Sensual verb. तो हमने बात की थी कि after a sensual verb both gerund and bare infinitive are possible. ये वाला या इससे ऊपर वाला? हेलो. इससे ऊपर वाला. अच्छा इससे ऊपर वाला. ये हमने सबसे पहले बात की कि लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है और फिर हमने कहा अगर एडजेक्टिव आता है तो एडवर्ब नहीं आता. फिर हमने कहा कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है और एडवर्ब आता है तो एडजेक्टिव नहीं आता.
ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हमने लिंकिंग वर्ब की बात की कि लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं परफॉर्म करता और उसका कॉन्टिन्यूस नहीं पॉसिबल होता। फिर हमने बात की कि सेंट्रल वर्ब्स जो होते हैं उनके बाद वो जो है वो लिंकिंग वर्ब एक्ट करते हैं। और हमने कहा कि ऊपर ही बात की थी, अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो वो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट्स हमने पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे यहाँ पर। ये लिंकिंग वर्ब की तरह कोई वर्ब एक्ट करेगा तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ये बात क्लियर है? ये बात मैंने यहाँ पे फिर लिख दी। जी अब एसेंशियल वर्ब जो है जब वो लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो वो उनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब नहीं आना चाहिए। सही है? जी जब हमारे पास यहाँ पर ये सेंसुअल वर्ब है टेस्ट करना, आप टेस्ट कर सकते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक सेंस यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम ये एज अ लिंकिंग वर्ब एक्ट कर रहा है, इसके बाद हमेशा हमारे पास एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब लगा हुआ है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ये गलत है। सही? जी तो ये जो है ये बात हमने कर दी कि हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। लेकिन सिर्फ एक केस में एक एक्सेप्शन है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है। तब आ सकता है जब हमारा नाउन जो है उस सेंटेंस का वो हमारा एक नाउन जो है वो हमारा ह्यूमन है। इन ह्यूमन के अंदर हम लोग कभी भी अपना एडवर्ब नहीं यूज कर सकते लिंकिंग वर्ब के साथ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है द योगर्ट। योगर्ट जो है इनह्यूमन चीज है, इनह्यूमन चीज के बाद हम लोगों का आ गया टेस्ट। टेस्ट जो है वो सेंट्रल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन होता जैसे कि सारा, कोई सेंट्रल वर्ब करते हैं स्मेल, या सारा स्मेल्स करते हैं, स्मेल्स गुड। हमने यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब था, इसके बाद हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक एडवर्ब भी लगा सकते हैं। कोई अच्छा सा एडवर्ब जहन में आ रहा है किसी के? मेरे जहन में भी कोई एडवर्ब आ नहीं रहा लिंकिंग वर्ब के बाद लगाने के लिए। उस वक्त मैंने एग्जांपल दी थी सारा सिंग्स स्वीटली। ठीक है, सिंग जो है ये इसके साथ अभी मेरे पास कोई जहन में स्मेल के साथ कोई एडवर्ब लगाने का आ नहीं रहा तो उसको हम लोग सारा सिंग्स स्वीटली। जो सिंग्स है ना ये हमारा 5 सेंसेस में से एक सेंस यूज कर रहे हैं। हम अपनी बोलने की सेंस, तो बोलने की सेंस भी मतलब सेंस तो नहीं होती लेकिन ये हमारा लिंकिंग वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने एक एडवर्ब लगा दिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू लीजा। कोई मसला नहीं। I hope today's lecture is clear, and if you guys have any question, you can comment down below. This is me, Eliza, signing off. Please do remember me in your prayers and like, subscribe, and share it with your friends so they can be benefited. Allah Hafiz. Peace out.